नमस्कार साथियों। लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत टीचिंग मेथड कितने प्रकार के होते हैं और इसके क्या स्वरूप है, किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है, जो प्रश्न में ज़्यादातर पूछा जाता है। जो प्रश्न में पूछे जाने की संभावना है उसी को ही हम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे डिडक्टिव टीचिंग मेथड और इंडक्टिव टीचिंग मेथड, ये प्रश्न ज़्यादातर पूछा जाता है, इसलिए इसकी तैयारी आपको कर लेना है। देखिए, पाठ्यपुस्तक को प्रस्तुत करने के दो ढंग हो सकते हैं। एक में छात्रों को कोई सामान्य सिद्धांत बताकर उसकी जांच या पुष्टि के लिए अनेक उदाहरण दिए जाते हैं। आपके पास में कोई एक सामान्य सिद्धांत है, उस सिद्धांत को हम उदाहरण के द्वारा जांच और पुष्टि करते हैं। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि अनेक उदाहरण देकर छात्रों से कोई सामान्य नियम निकलवाते हैं। तो पहले प्रकार की विधि को हम डिडक्टिव मेथड कहते हैं और दूसरे प्रकार की विधि को इंडक्टिव मेथड कहते हैं। ये विधि व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। याद रखिएगा, ये विधि व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। यानी कि जो पहला मेथड है डिडक्टिव मेथड, उसमें एक सामान्य सिद्धांत होगा, उनको एक उदाहरण देकर जांच और पुष्टि किया जाएगा। और इंडक्टिव मेथड में क्या होता है कि ढेर सारे उदाहरण देंगी और उसका एक सामान्य सिद्धांत प्रतिपादित करेंगे, जिनको हम इंडक्टिव मेथड कहते हैं। ये एक टीचिंग करने का तरीका होता है। जैसे कि मान लीजिए राम स्कूल जाता है, ये एक उदाहरण है। मतलब हम ता ते ती का प्रयोग जब होगा तो हम कहेंगे ये प्रेजेंट टेंस में आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। एक सिद्धांत है ये। देखिए, हमने उदाहरण बताया और उसके बाद में हमने सिद्धांत को प्रतिपादित किया, तो इसको हम कहते हैं उदाहरण पहला बताना और बाद में उसका सिद्धांत प्रतिपादित करना, इंडक्टिव मेथड। और जैसे कि हम कहते हैं कि ये प्रेजेंट पास्ट टेंस है, हम पहले सिद्धांत बता दिए और फिर उसका उदाहरण दे रहे हैं कि देखिए बोले भैया राम स्कूल जाता था, इसका उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनको हम डिडक्टिव मेथड कहते हैं। अब जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है प्रश्नोत्तर विधि, यानी कि उसका एक जो प्रश्नोत्तर विधि के बारे में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, बल्कि आपके यूजीसी नेट में हो सकता है कि एक प्रश्न पूछ दे सुकराती विधि क्या है, सुकराती विधि के बारे में पूछ सकता है। सुकराती विधि किसे कहते हैं, तो आपको आंसर जो छांटना है, ऑप्शन जो ढूंढना है, वो है प्रश्नोत्तर विधि को ही हम सुकराती विधि के नाम से जानते हैं। अब सुकराती विधि कैसे याद रखेंगे हम, अपने दिमाग में ये कहां से रहेगा, ये इसको हम सुकराती विधि कहते हैं। तो इस बात को आप परिकल्पना कीजिए, हाइपोथेसिस कीजिए, विचार मंथन कीजिए। प्रश्न यद्यपि एक युक्ति है, प्रश्न का मतलब क्या होता है, एक युक्ति है जिसको समाधान करना रहता है। यानी कि सुकरात ने प्रश्नोत्तर को एक विधि के रूप में प्रयोग करके इसे अधिक महत्व प्रदान किया, इसलिए इसे सुकराती विधि के नाम से जानते हैं। यानी कि सुकरात की ये प्रश्नोत्तर विधि शिक्षण में उपयोग किया जाता है और जो शिक्षार्थी को इससे फायदा होता है उसी को हम सुकराती विधि कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आप टीचर हैं और टीचर को स्टूडेंट मान लीजिए प्रश्न पूछता है और टीचर को नहीं पता उस प्रश्न का उत्तर, तब वो क्या करता है, इसमें प्रश्नकर्ता से ही प्रश्न करता है और उसके उत्तरों के आधार पर उसी से प्रश्न करते करते अपेक्षित उत्तर निकलवा लिया जाता है।
जिसको हम प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं। सभी से प्रश्न पूछेगा, इनसे भी प्रश्न पूछेगा, इनसे भी प्रश्न पूछेगा, इनसे भी प्रश्न पूछेगा, इनसे भी प्रश्न पूछेगा। एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था, एक स्टूडेंट ने प्रश्न पूछा था, लेकिन उस प्रश्न के उत्तर ढेर सारे स्टूडेंट से जब पता करता है और उसी में से ही जो सही उत्तर उनको याद आ जाता है, हाँ इस प्रश्न का उत्तर ये है, तो उसी को प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो हम थाट बता रहे हैं उसी थाट के हिसाब से आपको चलना है। एक प्रश्न और पूछा जाता है, प्रोजेक्ट विधि। ये चूंकि बहुत सारी किताबों में दिया नहीं है, जैसे सुकराती विधि, आप किसी के गाइड को पकड़ लीजिए, उस सुकराती विधि के बारे में जानकारी नहीं है। तो वैसे ही कई किताबों में एक चीजें दिखाई नहीं देता, वो है प्रोजेक्ट विधि। सबसे पहला प्रश्न यह पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट विधि की शुरुआत किसने किया, किस देश ने किया, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपका उत्तर होना चाहिए कि अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री ड्यूई, किलपैट्रिक, स्टीवेंस आदि के सम्मिलित प्रयास के फलस्वरूप इस योजना को प्रतिपादित किया गया। फिर एक बार नाम बता रहा हूं, ड्यूई, किलपैट्रिक और स्टीवेंसन आदि के सम्मिलित प्रयास का फल योजना प्रोजेक्ट विधि है। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वाभाविक वातावरण अधिक उपयुक्त होता है। इस विधि से पढ़ाने के लिए पहले कोई समस्या ली जाती है जो प्रायः छात्रों के द्वारा उठाई जाती है और उस समस्या का हल करने के लिए उन्हीं के द्वारा योजना बनाई जाती है। योजना का स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। इसी से इसकी परिभाषा इस प्रकार की जाती है कि योजना वह समस्यामूलक कार्य है जो स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाता है, जिसे हम प्रोजेक्ट विधि कहते हैं। यानी कि एक बार सुन लीजिए, योजना वह समस्यामूलक कार्य है जो स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। इसी को हम प्रोजेक्ट विधि के नाम से जानते हैं। एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है डाल्टन योजना। यहां पर ध्यान रखिएगा, डाल्टन योजना के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि जो नाम थोड़ा कठिन होता है, जो योजना, जो पद्धति का प्रयोग बहुत कम किया जाता है, वही प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहता है। अमेरिका के डाल्टन नामक स्थान में, ये स्थान का नाम है, डाल्टन एक स्थान का नाम है। 1912 से 1915 के बीच कुमारी हेलन पार्खस्ट्रे ने शिक्षा की एक नई विधि प्रस्तुत की, जिसे डाल्टन योजना कहते हैं। याद रखिएगा, फिर बताते रहो। अमेरिका के डाल्टन नामक स्थान में 1912 से 1915 के बीच कुमारी हेलेन पार्खस्ट्र ने शिक्षा की एक नई विधि प्रयुक्त की, जिसे डाल्टन योजना के नाम से जानते हैं। यह विधि कक्ष शिक्षण के दोषों को दूर करने के लिए आविष्कृत की गई थी। यानी कि डाल्टन योजना में कक्षा भवन का स्थान प्रयोगशाला ले लेता है। यहाँ पर कक्षा क्लासरूम में पढ़ाया नहीं जाता है, इसे प्रयोगशाला में पढ़ाया जाता है। प्रत्येक विषय की एक प्रयोगशाला होती है, जिसमें उस विषय के अध्ययन के लिए पुस्तकें, चित्र, मानचित्र और अन्य सामग्री के अतिरिक्त संदर्भ ग्रंथ भी रहते हैं। विषय का विशेषज्ञ अध्यापक प्रयोगशाला में बैठकर छात्रों की सहायता करता है, उनके कार्यों की जांच और संशोधन करता है। वर्ष भर का कार्य 9 या 10 भागों में बांटकर निर्धारित कार्य यानी कि असाइनमेंट के रूप में प्रत्येक छात्र को लिखित दिया जाता है। जो आप लोग जो सेमिनार प्रेजेंटेशन, ये डाल्टन योजना है। यानी कि किसी विषय निर्धारित विषय पर एक स्टूडेंट को दे दिया जाता है और उस प्रोजेक्ट में, उस सब्जेक्ट में वो अपना प्रेजेंटेशन करता है, क्योंकि छात्र उस निर्धारित कार्य को अपने रुचि के अनुसार विभिन्न प्रयोगशाला में जाकर पूरा करता है। कार्य अवंतिया में बटा हुआ होता है और जितनी अवंती का कार्य पूरा हो जाता है
उतने का ही उल्लेख उस रेखापत्र या ग्राफ कार्ड पर किया जाता है। एक मास का कार्य पूरा हो जाने पर ही दूसरे मास का निर्धारित कार्य दिया जाता है। इस प्रकार छात्र की उन्नति उसके किए हुए कार्य पर निर्भर करता है। इस योजना में छात्रों को अपनी रुचि और सुविधा के अनुसार कार्य करने की छूट रहती है। मूल स्रोतों से अध्ययन करने के कारण उनके स्वावलंबन भी आ जाता है। इस योजना के अनेक रूपांतरण हुए हैं, जैसे कि बटेविया, विनेटेका आदि योजनाएं। प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। ड्रेकोली योजना इससे पूर्व की है, फिर भी उनके सिद्धांतों में डाल्टन योजना के आधार पर परिवर्तन किए गए हैं। याद रखना, डेक्रोली योजना। डेक्रोली योजना कौन सी योजना है? डाल्टन योजना की पहले की योजना है। पहले लोग जो है डेक्रोली योजना को चलाते थे, बाद में इसका स्थान डाल्टन योजना ने ले लिया। एक जरूरी प्रश्न पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा गया है, वर्धा योजना यानी कि बुनियादी तालीम। वर्धा योजना को ही बुनियादी तालीम के नाम से जानते हैं। आप पुराने क्वेश्चन पेपर देखिए, आप ये प्रश्न पूछा जा चुका है, लेकिन वर्धा योजना को बुनियादी तालीम कहते हैं ये नहीं पता है, ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसके आशय तो पूछा जा सकता है। जैसे महात्मा गांधी की ये योजना है वर्धा योजना, या बेसिक शिक्षा या बुनियादी तालीम, ये गांधी जी की योजना है, एक प्रश्न बनता है। दूसरा, ये अपने ढंग की एक शिक्षा विधि है। गांधी जी ने देश की तत्कालीन स्थिति को देखते हुए शिक्षा में हाथ के काम को प्रधानता दी। हाथ में काम। उनका विश्वास था कि जब तक छात्र हाथ से काम नहीं करता तब तक उसे श्रम का महत्व नहीं ज्ञात होता। सैद्धांतिक ज्ञान मनुष्य को अहंकारी एवं निष्क्रिय बना देता है। अतः बच्चों को आरंभ से ही किसी न किसी हस्त कौशल के द्वारा शिक्षा देनी चाहिए। यानी कि हस्त कौशल जो के द्वारा जो शिक्षा अध्ययन दिया जाता है, उसी को तो वर्धा योजना कहते हैं, उसी को ही बुनियादी तालीम कहते हैं। जैसे आईटीआई का योजना, आईटीआई के द्वारा जो सीखा जाता है वो है वर्धा योजना या बुनियादी तालीम। ध्यान रखिएगा, हमारे देश में कृषि और कताई बुनाई बुनियादी धंधे हैं जिनमें देश की 3/4 जनता लगी हुई है। अतः उन्होंने इन्हीं दोनों को मूल हस्त कौशल मानकर शिक्षा में प्रमुख स्थान दिया। बेसिक शिक्षा की प्रमुख विशेषता है मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा। ये बुनियादी तालीम है या वर्धा योजना है या गांधी जी की ये बेसिक शिक्षा है। हस्त कौशल केंद्रित शिक्षा। और तीसरा है 7 से 14 वर्ष तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा भी वर्धा योजना या बुनियादी तालीम है, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में पहले 45 में दिया गया था, अब आपको जो है आर्टिकल 21A में दिया हुआ है। चौथा, शिक्षा स्वावलंबी हो, अर्थात कम से कम अध्यापकों का वेतन छात्रों के लिए के किए हुए कार्यों की बिक्री से आ जाए, यानी कि शिक्षा स्वावलंबी होनी चाहिए। अंतिम सिद्धांत का बड़ा विरोध हुआ और बेसिक शिक्षा में से हटा दिया गया। अंग्रेजी शिक्षा ने देश के अधिकांश शिक्षित वर्ग को ऐसे पंगु बना दिया, वे हाथ से काम करना है मानते थे। यही कारण है कि संपन्न और उच्च वर्ग के लोगों ने बुनियादी शिक्षा के प्रति उदासीनता दिखाई, जिससे यह शिक्षा केवल निर्धन वर्ग के लिए रह गई। अतः यह धीरे धीरे असफल होती जा रही है। आपसे एक प्रश्न और बनता है, कौन सी ऐसी शिक्षण पद्धति है, कौन सी ऐसी शिक्षण की योजना है जो समाप्ति की ओर है? बड़े बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूट खुलते जा रहे हैं, जिसके कारण से केवल गरीब और निर्धन छात्रों के लिए सरकारी स्कूल की जो योजना है वो वर्धा योजना है या बुनियादी तालीम है। अब आईटीआई में भीड़ खत्म हो गई है, कम हो गई है। इसका मतलब है बुनियादी तालीम समाप्ति की ओर है। आपको ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप नेट नहीं बल्कि जेआरएफ क्लियर कर लेंगे। मैं इसी तरह से लेक्चर फिर दोबारा लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूं। धन्यवाद। नमस्कार।